आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं और 2 दिन में वह कई जगहों पर गए हैं। दूसरे दिन अमित शाह बेंगलुरु में रहे और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। बेंगलुरु में आईटीबीपी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मुझे भारत चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि वहां आईटीबीपी के जवान हैं, वो गश्त कर रहे हैं और देश सुरक्षित हाथों में है। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक पर हैं। 2 दिन तक कर्नाटक के कई इलाकों में वो गए, लोगों को संबोधित किया। अपनी यात्रा के दूसरे दिन अमित शाह बेंगलुरु में रहे। आईटीबीपी के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आईटीबीपी के जवानों के रहते हुए मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि चीन एलएसी पर कुछ कर सकता है। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री बेंगलुरु के सौहार्द सरकारी संघ पहुंचे। यहां पर उन्होंने सौहार्द सरकारी संघ को देखा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से कमबैक करने की जुगत में लगी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। अमित शाह अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ग्रामीण इलाकों पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डेयरी और सरकारी संघ की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। मांडिया में उन्होंने 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेगा डेयरी का उद्घाटन भी किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर अमूल और नंदिनी मिलकर काम करें तो 3 साल में हर गांव के स्तर पर प्राइमरी डेयरियां होंगी। मोदी जी ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मोदी जी ने 6,000 रुपया किसान कल्याण निधि भेजी। येदियुरप्पा जी ने इसके साथ 4,000 रुपया जोड़कर हर साल हर किसान को 10,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने किया। बीजेपी की नजर वोक्कालिंगा समुदाय पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने मांड्या में बड़ी रैली की। दरअसल कर्नाटक में वोक्कालिंगा समुदाय की आबादी 15% है। लिंगायत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वोक्कालिंगा समुदाय का पुराने मैसूर में दबदबा है। वोक्कालिंगा समुदाय में पैठ पाने में बीजेपी लगी हुई है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में शाह की इस यात्रा में बीजेपी को काफी उम्मीद है, क्योंकि इससे ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होने की संभावना है और इस यात्रा में अमित शाह ने ज्यादातर गांव पर ही फोकस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है और इसी को लेकर अमित शाह कर्नाटक में हैं। बेंगलुरु में अमित शाह ने पार्टी के बूथ प्रेसिडेंट, बूथ लेवल एजेंट्स को संबोधित किया और इस दौरान विपक्ष पर भी खूब निशाने साधे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लड़ाई बीजेपी और टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के बीच है। ये 2 खेमे पड़ गए हैं और ये 2 राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। एक और राष्ट्र भक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। और उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने आज एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और साथ ही उन्होंने विपक्षी एकजुटता पर कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं, कुछ की अपनी मजबूरियां भी हैं, लेकिन यात्रा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। सितंबर महीने में कन्याकुमारी से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं।
साल के आखिरी दिन उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि वो आरएसएस और बीजेपी को गुरु मानते हैं। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली है और ये यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दोनों ने यात्रा में शिरकत करने से इनकार कर दिया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो क्लियरली हमें मालूम है। राहुल गांधी की यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। उसके बाद उस पर ब्रेक लग गया। नए साल पर यह उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में फिर से आने की सुगबुगाहट थी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने ऐसे अटकलों से इनकार कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें नागपुर जरूर जाना चाहिए और झंडे के आगे सिर भी झुका देना चाहिए। गुरु मानना है तो नागपुर जाना चाहिए उनको। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूँ आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है। गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जब ध्वज है, हम वहाँ गुरु दक्षिणा भी करता हूँ। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है। आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ। प्रशासन ने आतंकियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उस घर को नष्ट कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने आतंकवादी के घर पर बुलडोजर चलाया। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के आवासीय घर को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग में लिवर गांव में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विध्वंस अभियान चलाया है। बुलडोजर ने हिजब कमांडर गुलाम नबी खान के घर की दीवार गिरा दी। आतंकवादी आमिर आतंकी संगठन का ऑपरेशनल कमांडर है, जो 90 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चला गया था और वहीं से काम कर रहा है। आतंकी आमिर हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है। 90 के दशक में पीओके चला गया था आमिर। इससे पहले पुलवामा के राजपुरा इलाके में हजान बाला के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी आशिक अहमद निंगुरू उर्फ उमजीद भाई के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस आतंकी ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया था। फिलहाल फरार चल रहे निंगुरू के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं और उसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया गया है। और उधर मुंबई पुलिस ने एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या के मामले में 28 साल बाद पहली गिरफ्तारी की है। जी हां, 28 साल पहले एक महिला और उसके 4 बच्चों की मुंबई के काशी मीरा में उन्हीं के घर पर हत्या कर दी गई थी। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस, जिसने इस पूरे मामले में कतर से लौटे एक शख्स की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। कैसे? तो पहले आप इस तस्वीर को देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आया राजकुमार चौहान नाम का ये आरोपी पिछले 28 साल से फरार था। पिछले 28 साल से इसको पुलिस ढूंढ रही थी और अब जाकर ये पुलिस की गिरफ्त में आया है। 28 साल पहले इसने एक महिला और 4 बच्चों की जघन्य हत्या कर फरार हो गया था और ये इसके बाद कतर भाग गया था। कतर से जब ये मुंबई लौटा तो उसी वक्त इसको मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने धर दबोचा। अब हम आपको 28 साल पहले हुई उस वारदात के बारे में बताते हैं। इसी लुकआउट नोटिस ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ के जो यूपी के एसटीएफ है उन्होंने भी हमें इस कार्य में हमें काफ़ी हमें सहकारी किया, मदद की। जो ये राजकुमार अमरनाथ चौहान है जो कतार से मुंबई आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद में वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ के हमारे ताबे में उसको दिया है। 17 नवंबर 1994 को 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक महिला और 4 बच्चों की निर्मम तरीके से यह हत्या की गई थी। राजकुमार चौहान समेत 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या का अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपी की जानकारी जुटाने के लिए वाराणसी गई। पुलिस को इसके बाद पता चला कि साल 2007 में राजकुमार चौहान सऊदी चला गया है और सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया। क्राइम ब्रांच की एक यूनिट को यह पता चला कि आरोपी राजकुमार चौहान कतर से इंटरनेशनल फ्लाइट के माध्यम से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाला है और पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त आरोपी राजकुमार चौहान ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस वक्त उसकी उम्र करीब 19 साल की थी। इसके 2 आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर ओडिशा के रायगढ़ में एक होटल में रूसी सांसद पावेल एंटोव और उनके मित्र व्लादिमीर बुडेनोव की मौत का रहस्य अब गहराता चला जा रहा है। ओडिशा पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच तो कर रही है। हालांकि रूसी सांसद का विसरा सुरक्षित नहीं रखे जाने और आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिए जाने से पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी राजनायक की हत्या के बाद पुलिस का बयान आया था कि वो दोनों रूसी नागरिकों की विसरा जांच कराएगी, लेकिन सवाल विसरा संरक्षित करने का है, क्योंकि जिन 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई उनमें से एक का विसरा संरक्षित है जबकि दूसरे का एक्सीडेंट मानकर नहीं रखा गया और दोनों शवों को परिवार की अनुमति के बगैर जला दिया गया। माफ कीजिएगा, अनुमति मिलने के बाद जलाया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि ऑटोप्सी कैसे होगी, क्योंकि डॉक्टर का दावा है कि व्लादिमीर बुडेनोव का पोस्टमार्टम 24 दिसंबर को और पावेल एंटोव का पोस्टमार्टम 26 दिसंबर को किया गया था। अब सीएमओ ने बताया है कि बुडेनोव का विसरा संरक्षित किया गया जबकि पावेल एंटोव के शव का विसरा संरक्षित नहीं किया गया। ऐसे में कई सवाल हैं और इस जांच को लेकर ये सवाल और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। और अब बात रायगढ़ की। रायगढ़ के एसपी विवेकानंद शर्मा ने बताया है कि दोनों रूसी नागरिकों के परिवार के तमाम सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार उड़ीसा में ही कर दिए जाने की छूट दी थी, जिसका पत्र रूसी दूतावास के जरिए पुलिस को मिला था। इसीलिए दोनों का अंतिम संस्कार रायगढ़ में कर दिया गया। बुडेनोव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण क्या है, भी आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है कि चोट लगने से बुडेनोव की मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है होटल की 3री मंजिल पर वो गिर गए, 3री मंजिल से गिरे थे, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। और दिल का दौरा पड़ने से पावेल एंटोव की मौत हुई है। दोनों की मौत किस तरह से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से पावेल एंटोव की मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। और इस मामले को लेकर अब रूसी पर्यटक के साथ आने वाले तुरोव मिखाइल तथा उनकी पत्नी फंसेको मितालिया से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में भी लगातार अब कड़ियां उलझती हुई नजर आ रही हैं और इसी मामले की जांच के लिए एनसीआईबी की टीम भी रायगढ़ पहुंच चुकी है। टीम ने
पुलिस से मौत के इस मामले से जुड़े दस्तावेज, रूसी राजदूत से सहमति पत्र और ऑटोप्सी से जुड़े ईमेल और कई अन्य दस्तावेज को जुटा लिया है। और इसके अलावा उड़ीसा पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 केस दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत रायगढ़ थाने से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एकत्रित किए हैं। घटना की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में टूरिस्ट गाइड जितेंद्र सिंह और कार चालक से भी अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उम्मीद है कि उससे भी कई चीजें सामने आ सकती हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ ये तमाम सवाल जवाब का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। धरने पर बैठे इन हजारों लोगों में युवा, बुजुर्ग भी थे। इनके साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब साफ दिखाई दे रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ वो आरोप हैं, आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। हल्द्वानी के बलभूनपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस भीड़ में बुजुर्गों और महिलाओं के साथ हाथ में तिरंगा लिए बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि वो वर्षों से वहां बसे हैं, ऐसे में उन्हें बेघर करना नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी के खिलाफ उनका सत्याग्रह चलता रहेगा। 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तभी रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है, हर 6 महीने में लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो अगर रेलवे की ज़मीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इससे, और जब बसने दिया गया था तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की थी नहीं है। ये सिर्फ अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए भेदभाव किए जा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों से प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा है। वहीं सड़कों पर भीड़ के तेवर देख पुलिस पूरी तैयारी के साथ तैनात तो है, लेकिन धरने पर बैठे लोगों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है। वहीं धरने पर बैठे लोगों की आंखों से छलकते आंसू उनके दर्द की गवाही दे रहे हैं। सलामती के लिए लोगों के हाथ दुआओं में उठ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से राहत के लिए लोग ठंड और कोरोना का हवाला दे रहे हैं, तो बच्चों बुजुर्गों की परेशानी भी बता रहे हैं। इन हालात के लिए लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने रेलवे अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की है। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये 1000 का हुजूम सड़कों पर है, तो उसका अगर आपने 4500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयर के नाते उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब है। सड़क पर इतनी बड़ी भीड़ तो रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अतिक्रमण पीड़ितों के साथ समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ विधायक सुमित हरदेश भी मौजूद हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी बेटियों को लेकर झूठे नारे देती है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियां लेकर तख्तियां बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी। मामले में हाईकोर्ट के फैसले से पीड़ित लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि फिलहाल अतिक्रमण हटाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इलाके में पुश्तैनी तौर पर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ सकता है। शैलेंद्र भंडारी के साथ भारत 24 हल्द्वानी। फोर्ब्स की रियल टाइम मिलियनेयर्स रैंकिंग में साल की आखिरी दिन जो लिस्ट सामने आई है उसमें भारत के 2 कारोबारियों के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में दुनिया के 10 अमीर लोगों की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो 179.1 बिलियन बताई जाती है।
और दूसरे नंबर पर आते हैं एलन मस्क, जो कि अमेरिकी डॉलर है 146.5 बिलियन इनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। और तीसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी। उसके बाद चौथे नंबर पर वॉरेन बफेट आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 5वें नंबर पर हैं जेफ बेजोस पांचवें नंबर पर। और उसके बाद बिल गेट्स 6ठे नंबर पर आते हैं। 7वें नंबर पर लैरी एलिसन आते हैं। 8वें नंबर पर मुकेश अंबानी बने हुए हैं। और 9वें नंबर पर हैं कार्लोस स्लिम हेलू। और इसी के साथ 10वें नंबर पर स्टीवन बॉलमर। ये दुनिया के 10 अमीर लोगों की लिस्ट है। और अब बात पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की करेंगे, जिसमें जीत के लिए बीजेपी की तैयारी क्या। आपको बताते हैं अगले साल पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव हैं। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी की कवायद तेज है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है। नागालैंड में एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी। मेघालय में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। त्रिपुरा में बीजेपी को टीआरआईपीए की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। और नागालैंड में बीजेपी ने धीरे धीरे सत्ता की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। नागालैंड में बीजेपी ने 12 सीट जीती थी, जिसके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता था। इस बार भी बीजेपी नेफ्यू रियो की एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। नागालैंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2023 तक खत्म हो रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव की संभावना है। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जीत के लिए बीजेपी की तैयारी किस तरह की है, आपको बता रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी ने धीरे धीरे सत्ता की भागीदारी को सुनिश्चित किया। और नागालैंड में यहां 12 सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसके बिना कोई सरकार बना नहीं सकता था। तो ये 12 सीट जो जीती गई बेहद अहम थी। और इस बार भी बीजेपी नेफ्यू रियो की एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। नागालैंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जो है वो मार्च 2023 तक खत्म हो रहा है। और इन 3 राज्यों में जीत के लिए बीजेपी की तैयारी काफी स्ट्रांग नजर आती है। और अखंड भारत में इसके साथ इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।